प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य और विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आज हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व हम संसद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संसद का अभिप्राय है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद कहलाती है। उस संसद का पर्याप्त अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन कहलाता है, राज्यों का सदन कहलाता है। राज्य के प्रतिनिधि इस सदन में अपना कार्य करते हैं ताकि संबंधित राज्य के अधिकारों की, संबंधित राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हो सके। और चूँकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसलिए एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ राज्य है। तो राज्य संघ से अपने अधिकारों को सुरक्षित करे, राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बना रहे, राज्य और केंद्र के बीच जो नीतियां निर्धारित की जाती है उन नीतियों का उचित रूप से संचालन हो, इस हेतु राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा में राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें दिल्ली के 3 और पुदुचेरी के 1 सदस्य है। पहले इसका नाम पांडुचेरी था, पांडुचेरी का नाम अब पुदुचेरी हो गया है। और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह से क्रमशः कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। आपको साथ में यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और राज्यसभा में केवल उन राज्यों के प्रतिनिधि ही जा सकते हैं जहां विधानसभा विद्यमान है। इसलिए इन 9 राज्यों में, पहले ये 7 राज्य थे, जम्मू और लद्दाख को इसमें नया जोड़ दिया गया है 2 अक्टूबर 2019 में। तो यदि हम 7 राज्यों की बात करें पुराने, तो उसमें दिल्ली में और पांडुचेरी में, पुदुचेरी में विधानसभा मौजूद है। इसलिए इनके सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, दिल्ली से 3 और पांडुचेरी से 1। इसके अतिरिक्त जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और दमन और दीव है। इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर 2019 को जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, उसमें एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा मौजूद है, उसके सदस्य राज्यसभा में अवश्य आएंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, किंतु लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश जो नए बने हैं, वो अभी प्रक्रिया के अधीन हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मौजूदा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की क्या स्थिति है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिसमें एनडीए के 117, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, जो कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का है, इनकी संख्या 117 है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 87 सदस्य हैं। विपक्ष के जो सदस्य हैं वो 127 सदस्य, कुल 127 सदस्य हैं जो एनडीए के विपक्ष में हैं, जिसमें यूपीए के 60 सदस्य, यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा के 60 सदस्य हैं। इसमें ये संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अलायंस है। इसमें कांग्रेस के 40 सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 87 सांसद और कांग्रेस के
40 सांसद है। और यूँ कहें कि एनडीए के कितने हैं, तो एनडीए के 117 सांसद और यूपीए के 60 सांसद हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में कौन व्यक्ति चुन के जाएगा, उसकी क्या योग्यताएं होती है। तो सबसे पहले जो योग्यता होती है वो भारत का नागरिक हो। फिर विद्यार्थियों, यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि नागरिक में और व्यक्ति में क्या अंतर होता है। नागरिक एक देश विशेष का नागरिक होता है जिसका वहाँ जन्म होता है, और नागरिक होने के कारण ही वह चुनाव लड़ सकता है, वह मतदाता बन सकता है और उस देश विशेष के संविधान के अधिकारों का उपभोग कर सकता है। व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। व्यक्ति किसी भी देश का हो सकता है, विश्व के किसी भी कोने का जो व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति को नागरिक होने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिए नागरिक को ही चुनाव लड़ने का, मतदान देने का, किसी पद पर चयनित होने का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। दूसरी इसकी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। देखिए, लोकसभा के सदस्य की जो आयु थी वो 25 वर्ष रखी गई थी, और जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष रखी गई है, क्योंकि ये अनुभवी लोगों का एक सदन अपेक्षा की गई है कि इसमें अनुभवी लोग आएंगे। और ये इसमें जो भारत के जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों से और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य चुन के आएंगे वो अनुभवी होंगे और अपने अपने राज्यों के हितों की सुरक्षा करने में वो सफल रहेंगे। तीसरी जो योग्यता है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अर्थात यदि किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ना है और वो सरकारी नौकरी में है तो सबसे पहले उसे सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद वह चुनाव लड़ सकता है। इसमें सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, उनको सरकारी लाभ के पद से मुक्त माना गया है। कोई भी सरकार का मंत्री, विधायक, सांसद अपने पद पर रहते हुए राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सामान्य तो वैसा नहीं करता। वो पहले इस्तीफ़ा देता है और फिर इलेक्शन लड़ता है। चौथी योग्यता ये अपेक्षा की गई है कि वह स्वस्थ हो, किसी भी अस्पताल द्वारा या सरकार द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। ये 3-4 तरह की योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों के लिए मानी गई है। इसके बाद हम आते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की गणना कैसे की जाती है। अर्थात इस राज्यसभा के अध्याय का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका लक्ष्य आपको ये समझाना है कि राज्यसभा में सांसदों का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो हम जानते ही हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका मतदाता सूची में नाम हो, वो मतदान करके सीधा अपना प्रतिनिधि लोकसभा के लिए भेज सकता है। किंतु राज्यसभा में मतदाता, सामान्य व्यक्ति, 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति या जनता मतदान नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि यानी कि विधायक इसमें मतदान करते हैं। वो किस रीति नीति से मतदान करते हैं, यही जानने के लिए हम ये अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले राज्यसभा के सदस्यों की गणना किस प्रकार से होती है। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सांसद चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुपात में सदस्य चुने जाते हैं। यही कारण है कि भारत के प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या, यानी कि प्रत्येक राज्य से जो सांसद भेजे जाते हैं वो संख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा में भेजे जाते हैं, महाराष्ट्र में 19 सांसद भेजे जाते हैं, तमिलनाडु में 18, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 सांसद राज्यसभा में भेजा जाता है। केवल, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केवल विधानसभा क्षेत्र वाले राज्यों से ही राज्यसभा का सदस्य चुने जा सकते हैं। जहां विधानसभा नहीं है वहां राज्यसभा से कोई सांसद सामान्यतः नहीं जाएगा।
राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि लोकसभा में आरक्षित सीटें, सुरक्षित सीटें की व्यवस्था की गई है, वैसी आरक्षण की व्यवस्था राज्यसभा में नहीं की गई है। भारत की संसद और विधान मंडलों में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव 1971 और 2000 की जनगणना को आधार मानकर किए जाते हैं। अब हम राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत संबद्ध विधानसभा के विधायकगण ही मतदान करते हैं, यानी कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो ही इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक मतदाता, यानी कि सांसद चुनने के लिए जो मतदाता होगा वो कौन होगा? विधायक होगा। प्रत्येक मतदाता यानी कि विधायक उतने ही पसंदगियाँ मत देने का अधिकार है जितने कि उस पद के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। यानी कि यदि एक सांसद का चयन होना है और वहाँ यदि 2 या 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो प्रत्येक विधायक यानी कि जो मतदाता है उसे उन उम्मीदवारों के सामने अपनी वरीयता, पसंदगियाँ यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यदि वो प्रथम वरीयता भी लिखता है तो उससे भी काम चल सकता है। इसकी अगली विशेषता, प्रत्येक उम्मीदवार के सम्मुख पसंदगियाँ इसलिए लिखी जाती है कि यदि 2 उम्मीदवारों के बीच टाई हो जाती है, यानी कि उनको बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो दूसरी पसंदगियों की गणना करके हार जीत का फैसला किया जा सकता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा चुनाव 2003 से पूर्व यह गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत होता था। यानी कि जो भी विधायक मतदाता मत देता था तो यह पता नहीं चलता था कि उसने अपनी किसे मत दिया या कौन सी पसंदगियां हैं। किंतु 2003 के बाद ये पाया गया कि मतदान में अत्यधिक गड़बड़ी, क्रॉस वोटिंग, व्हिप का उल्लंघन, भ्रष्टाचार आदि होते हैं। उनको देखते हुए अब 2003 के बाद प्रत्येक मतदाता विधायक को मतदान करने के बाद संबंधित पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाना पड़ेगा कि उसने किसको मतदान किया, ताकि पार्टी का मत पार्टी को जाए। किंतु ये शर्त जो है वो निर्दलीयों पर लागू नहीं है। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि सांसदों के चुनाव की गणना यानी कि प्रक्रिया क्या है। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया है। इस प्रक्रम में हम समझेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की रीति कैसी है, प्रक्रिया कैसी है। तो राज्यसभा के निर्वाचन का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो इस प्रकार से है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल संख्या में उस राज्य से निर्वाचित होने वाले या राज्यसभा में खाली पद जो उस राज्य के लिए आवंटित है उसका भाग दिया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या गुणा 100 बटा राज्यसभा में हुए रिक्त पद +1 और इसमें बराबर +1 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 मानी गई है। इन 403 को 100 से गुणा किया जाएगा और इसमें चूँकि वहाँ की जो सदस्य संख्या कुल है वो 31 है, तो 403 गुणा 100 बटा 31 उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से 32 +1 ऊपर लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम 403 को 100 से गुणा करेंगे तो 40,300 आता है। और इसमें जब हम
32 का भाग देते हैं, क्योंकि 31 सीटें वहाँ से निर्धारित की गई राज्यसभा के लिए, और 31 में फार्मूले के अनुसार एक जोड़ दिया जाता है। तो 32 का जब हम भाग देते हैं तो वो लगभग 12,375 आता है, और इसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है तो ये 1260 का लगभग बैठता है। और यदि हम यानी कि एक विधायक के वोट की कीमत 1260 होगी, यदि इसको हम विधायक या वोट में कन्वर्ट करें तो इसमें 100 का भाग दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.60, अर्थात चूँकि ये 50% से अधिक पॉइंट में आ रहा है, इसलिए 12.60 का अर्थ हो गया 13, यानी कि एक सांसद चुनने के लिए उत्तर प्रदेश में 13 विधायकों या 13 मतों की आवश्यकता है। इसी फार्मूले को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, उसमें हम 32 का भाग दे देंगे, यानी कि 31 + 1 32 का भाग दे देंगे, तो उससे वो लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगी, उसमें एक जोड़ने से वो 13 हो जाता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से जाने वाला एक सांसद को लगभग 13 वोटों की आवश्यकता है, यानी कि 13 विधायक यदि वोट करते हैं तो वो राज्यसभा में सांसद बन सकता है। किंतु ये उस स्थिति में जब 31 रिक्त पद हों, यदि इससे कम हो तो उसी अनुपात में वो जुड़ जाता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा से सांसद एक साथ न चुने जाकर आवश्यकता अनुसार या रिक्त पदों के अनुसार चुने जाते हैं। जैसे कि हाल ही में राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसद चुने जाने थे, यानी कि राजस्थान में जो स्थिति है वो कुल 10 राज्यसभा सांसद चुने जा सकते हैं, किंतु फ़िलहाल 3 रिक्त पद राजस्थान के लिए थे। इसलिए यदि हम राजस्थान की बात करें या इसमें फार्मूला निकालें तो चूँकि राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, और सरकार की जो स्थिति है, यानी कि इसमें कांग्रेस के जो पास है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी 124 विधायक हैं, और स्वयं कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, विपक्ष में 76 विधायक हैं, भाजपा के पास 72 हैं। इस प्रकार यदि हम ये 3 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं तो उसका फार्मूला इस प्रकार से होगा, कुल सीटें 200, उसमें से 3 में से एक हम 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 4, तो 4 का भाग देने पर भागफल आता है 50। 50 में फार्मूले के अनुसार एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि राजस्थान से राज्यसभा में 3 उम्मीदवारों को पहुंचने के लिए 51 मत प्राप्त करना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं कि स्थिति क्या है। तो जहां देखें तो कांग्रेस के पास 124, कांग्रेस सहयोगी दलों के पास 124 मत हैं या 124 विधायक हैं। कांग्रेस की खुद की सीटें 107 है। इस प्रकार यदि 51 को 51 + 51 करें तो ये 102 बैठता है। तो कांग्रेस के 2 सांसद राज्यसभा में जा सकते हैं, और भाजपा के पास चूँकि 72 विधायक हैं या 72 मत है, तो इसलिए उनका एक सांसद राज्यसभा में जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के पास 22 और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 अतिरिक्त विधायक, अतिरिक्त मत हैं। राजस्थान की राजनीति में इन 3 सीटों के संबंध में इस दौरान जो राजनीति हुई उसका उल्लेख करना भी अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में केवल 3 रिक्त पद थे राजस्थान की सीटों के, और 3 सांसद ही चुने जाने थे। यानी कि यदि कांग्रेस 2 उम्मीदवार खड़े करती और भारतीय जनता पार्टी 1 उम्मीदवार खड़ा करती तो तीनों ही निर्विरोध रूप से राज्यसभा में निर्वाचित हो सकते थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार भी उसमें
खड़ा कर दिया। इस प्रकार से कुल उम्मीदवार हो गए 4। ऐसे में राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव होना अनिवार्य हो गया, क्योंकि राज्यसभा की जो राजस्थान की सीटें थी वो कुल 3 थी और अब 4 उम्मीदवार हैं। इसलिए इन 4 उम्मीदवारों में से किसी भी एक उम्मीदवार की हार निश्चित थी। यदि भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो तीनों निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो सकते थे। इस चौथे उम्मीदवार के खड़े होने के राजस्थान की राजनीति में अनेक मायने थे। मायने ये थे कि राजस्थान में राज्यसभा के लिए 3 सांसदों का चुनावी कोटा पूर्ण होने के बाद भाजपा के पास 25 और कांग्रेस के पास 22 विधायक शेष बचते हैं। इन विधायकों के वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, जिससे किसी न किसी दल को लाभ हो सकता था। इसी स्थिति में अनेक विधायक येन केन प्रकार मतदान में भाग लेने या इस्तीफा दे देते तो निश्चित रूप से राजनीतिक गणित में फ़र्क पड़ता, क्योंकि यदि इन 200 विधायकों में से कुछ विधायक इस्तीफा दे देते या अनुपस्थित हो जाता तो जो चुनावी कोटा का समीकरण है वो बदल जाता है। कल्पना करें कि इन 200 में से 20 विधायक अनुपस्थित रहे या इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब जो चुनावी फार्मूला होगा वो 200/4 की बजाय 180/4 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो एक विधायक को प्राप्त करने वाले मत 51 थे, उसकी बजाय वो 46 हो जाएंगे। तो इस प्रकार के गणित के चक्कर में कई बार राजनीतिक दल निर्विरोध के स्थान पर चुनाव कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण था कि वर्तमान में जो 2020 में जो कि कोविड का युग चल रहा है, उसमें जब इस प्रकार की राजनीति हुई, 3 के स्थान पर 4 उम्मीदवार हुए, तो भाजपा और कांग्रेस को कोविड-19 के संक्रमण के दौर में भी विधायकों को किसी सुरक्षित स्थान पर एक साथ रखना पड़ा कि कहीं किसी के साथ कोई अनैतिक डील ना हो जाए, कोई विधायक जो है वो अनुपस्थित न रह जाए या किसी प्रलोभन में आके वो इस्तीफा ना दे दे। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न होता है।